नमस्कार। आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 7 नकली हीरे के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है बातचीत के लिए। राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना? तो उत्तर है, राजा ने उस नवयुवक दरबारी को अपने पुत्र का सलाहकार चुना क्योंकि उसने सच बोलने का साहस दिखाया और चापलूसी नहीं की। कि राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे चुना? उस नवयुवक दरबारी को। और क्यों चुना? क्योंकि उसने सच बोला, ठीक है, और दूसरे दरबारियों की तरह राजा की चापलूसी नहीं की। फिर अगला प्रश्न, दरबारियों ने राजा के उपहार की जोहरी से तुरंत जांच करवाई। यानी कि जो राजा ने दरबारियों को उपहार यानी कि जो हीरे दिए थे उन्होंने उसकी जोहरी से तुरंत जांच करवाई कि ये असली है कि नकली। इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती हैं? तो उत्तर है, इससे पता चलता है कि जो दरबारी हैं वो लालची और स्वार्थी थे। उन्हें राजा की प्रशंसा करने से ज्यादा हीरो के असली नकली होने की चिंता थी। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था? तो उत्तर है, वह चुप था क्योंकि वह सच बोलना चाहता था और सोच रहा था कि राजा उसकी सच्चाई को स्वीकार करेंगे या नहीं। कि अगर मैं सच बोलूंगा तो राजा को कैसा लगेगा और वो मेरी सच्चाई को मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगला प्रश्न है, चित्रकथा के अनुसार काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उत्तर है, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि राजा ने चापलूस और लालची दरबारियों की पहचान बड़ी चतुराई से कर ली और ईमानदार दरबारी को ही असली हीरा दिया। तो राजा की इस चालाकी से पता चलता है कि जो राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान था। अगला प्रश्न है, जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? तो उत्तर है, उन्हें आश्चर्य आश्चर्य यानी कि हैरानी हुई होगी और शर्मिंदगी हुई होगी, शर्मिंदा हुए होंगे वो। उन्होंने सोचा होगा कि चापलूसी और झूठ बोलने से उन्हें फायदा नहीं मिला, कि उन्होंने राजा की झूठी प्रशंसा की, ठीक है, तो उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। ना तो वो सलाहकार बन पाए राजा के पुत्र का और ना ही हीरा उन्हें मिल पाया, असली हीरा, ठीक है, बल्कि नवयुवक दरबारी को उसकी ईमानदारी का फल मिला। सोचिए और लिखिए। चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से देखिए। अंश यानी कि हिस्सा या भाग, कथा का एक भाग। हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद, ठीक है। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? तो आप चित्र देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक चित्र ये हो गया, एक ये बीच में हो गया और एक ये वाला चित्र, ठीक है। अब आपको इस चित्र को देखते हुए ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस अंश के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब प्रश्न है कि चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? तो इस चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये और एक ये। तो आप क्या लिखेंगे? 3 चित्रखंड। कुल 3 चित्रखंड हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ मुख्य पात्र कौन कौन है? तो मुख्य पात्र कौन है? एक तो राजा हो गया, ठीक है, और वह चुप रहने वाला दरबारी जिसे असली हीरा दिया गया था, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है?
अब देखिए, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक तो हो गया ये वाला चित्र, एक हो गया ये वाला चित्र और एक ये वाला, ठीक है। तो बीच वाला चित्रखंड कौन सा है? ये वाला। तो हमें बताना है कि इस चित्रखंड में क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें ये जो दरबारी है उसे हीरा मिला और वो उस हीरे को देखकर बहुत ही खुश हो रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, बीच वाले चित्रखंड में दरबारी हीरा पाकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं? तो उत्तर है, यह पता चलता है कि राजा ने दरबारियों को हीरे दिए, सभी खुश हैं, पर एक दरबारी चुपचाप अलग खड़ा है और राजा उससे बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया है? आप भी इस चित्रकथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो पहले हम कारण लिखेंगे कि इस चित्रकथा को नकली हीरे नाम क्यों दिया गया। क्योंकि राजा ने उन दरबारियों को नकली हीरे दिए जिन्होंने झूठ और चापलूसी करके उत्तर दिया था। असली हीरा केवल उसी दरबारी को मिला जिसने सच और ईमानदारी से उत्तर दिया। अब हम क्या नाम दे सकते हैं इस चित्रकथा को? सच्चाई का इनाम दे सकते हैं, ठीक है, कि जिसने सच बोला उसे इनाम मिला। ईमानदारी की जीत, की जो ईमानदार था उसकी ही जीत हुई। राजा की परख, जैसे जौहरी जो है असली हीरे की पहचान कर लेता है, वैसे ही राजा ने अपने पुत्र के लिए सही, ईमानदार और सच बोलने वाले नवयुवक की पहचान की। फिर अगला प्रश्न देखिए, राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? तो उत्तर है, राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार झूठे और चापलूस दरबारियों को दिया क्योंकि उन्होंने केवल राजा को खुश करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा यानी कि तारीफ की। फिर अगला प्रश्न है, राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो उत्तर है, क्योंकि केवल वही एक दरबारी ईमानदार था और बाकी सब चापलूसी कर रहे थे। राजा ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी के कारण उसे असली हीरा इनाम में दिया। अब अगला प्रश्न देखिए, शब्दों से मित्रता। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उपयुक्त अर्थों के साथ रेखा खींचकर मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हमें दिए गए हैं और यहाँ पर उनके अर्थ दिए गए हैं। तो सही शब्द को उसके सही अर्थ के साथ मिलाना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि वृद्ध को क्या कहते हैं? बूढ़ा, ठीक है। तो इसका मिलान इससे हो गया। अब निसंदेह का क्या अर्थ होता है? संदेह ना होना, कि शक ना होना कोई भी। बुद्धिमान का क्या अर्थ होता है? विवेकवान, जिसमें विवेक हो। श्रेष्ठ का क्या अर्थ होता है? सर्वोत्तम। ठहरना का क्या अर्थ होता है? ठहरना यानी रुकना। अब अगला प्रश्न देखिए, हमारी समझ। इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए, ठीक है। तो आपको प्रश्न दिया गया है यहाँ पर और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं। तो आपको जो भी सही उत्तर लगता है उसके सामने सूरज का चित्र बनाना है। तो प्रश्न है, नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, अप्रसन्न हो गया, भयभीत हो गया, चिंतित हो गया। प्रसन्न हो गया यानी खुश हो गया, अप्रसन्न हो गया यानी कि दुखी हो गया, भयभीत हो गया यानी कि डर गया, चिंतित हो गया यानी कि चिंता में पड़ गया। तो सही उत्तर क्या है? प्रसन्न हो गया। तो इसके सामने ही आप क्या? सूरज का चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर कौन सा है हमारा? ये वाला। अब अगला प्रश्न देखिए, सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कि वह सदैव झूठ बोलता था, वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था, वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था, या वह एक विनम्र नवयुवक था। विनम्र यानी कि जिसमें नम्रता का भाव हो, सबसे प्रेम से प्यार से पेश आए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कि वह एक विनम्र नवयुवक था। ना तो वो झूठ बोलता था, ये भी नहीं होगा, और ना ही वो राजा का
राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था, तो ये भी नहीं होगा, और ना ही वो अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था। ठीक है, तो सही उत्तर है ये वाला कि वह एक विनम्र नवयुवक था। तो इसी के सामने आप सूरज का चित्र बनाएंगे। अगला प्रश्न, भाषा की बात। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। अब इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या अंतर है। अगर आपने इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा है तो आपको अंतर खुद ही दिख जाएगा। ये देखिए, काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। अब दोनों वाक्यों में, दोनों पंक्तियों में क्या अंतर है? इसमें जो है ही शब्द जुड़ा हुआ है कि एक ही बेटा था, और इसमें ही शब्द नहीं है ऊपर वाले वाक्य में, पंक्ति में। ठीक है, तो इन दोनों ही पंक्तियों का अर्थ क्या है? काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था, इसका मतलब क्या है कि उसका कोई बेटा था। ठीक है, और जो दूसरी पंक्ति है कि काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था, इसका मतलब है कि केवल एक बेटा था, दूसरा नहीं। ठीक है, तो दोनों पंक्तियों का अंतर आपको समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देखिए, आप भी कक्षा में 5-5 के समूह बनाकर ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ही शब्द वाले आपको वाक्य लिखने हैं, जैसे यह काम मैं ही करूंगा। ठीक है, ही आ गया। राम ही सबसे होशियार है, इसमें भी ही आ गया। यह किताब मेरी ही है। ठीक है, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। ठीक है, इन वाक्यों के अलावा आप और भी उदाहरण अपनी ओर से बना सकते हैं जिसमें ही शब्द हो। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं यानी सही लगते हैं, उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद है, मुझे रोचक कहानियाँ सुनाना या लिखना पसंद है, मुझे पहेलियाँ हल करना पसंद है, मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है, मुझे चित्रकारी करना पसंद है, मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है, मुझे अभिनय या नृत्य करना पसंद है, मुझे गीत गाना या वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लगता है, मुझे संगीत सुनना पसंद है, मुझे दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना पसंद है, मुझे अपने सहपाठियों की सहायता करना अच्छा लगता है, मुझे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानना पसंद है, मुझे बागवानी पसंद है यानी कि खे खेती करना, पेड़ पौधे उगाना। ठीक है, तो आपको इनमें से जो भी पसंद है तो उसके सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कहानियाँ और कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है, पसंद है, तो यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। अगर आपको रोचक कहानियाँ सुनाना या लिखना पसंद है तो यहाँ टिक लगा सकते हैं। अगर आपको चित्रकारी करना पसंद है तो यहाँ टिक लगा सकते हैं। कहने का अर्थ है, जो भी आपको पसंद है इन वाक्यों में से उसी के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। और फिर आपको अब ऊपर दी गई सूची में से अपनी मन भावन गतिविधि को चुनकर उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। ऊपर के प्रश्न में आपने जिस भी गतिविधि को चुना है, जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया कि आपको कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद है, कहानियाँ सुनाना या लिखना पसंद है, तो आपको उसी के ऊपर अनुच्छेद लिखना है। आप एक से अधिक गतिविधियां भी चुन सकते हैं कि आप एक से अधिक गतिविधियों के बारे में भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से अनुच्छेद लिखेंगे, मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे समय मिलता है मैं किताबें उठाकर नई नई कहानियाँ पढ़ता हूँ। पढ़ी हुई कहानियाँ और कविताएं मैं अपने दोस्तों को भी सुनाता हूँ। कभी कभी मैं खुद छोटी छोटी कहानियाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही मुझे चित्रकारी करना भी पसंद है यानी पेंटिंग करना। मैं कहानियों के पात्रों के चित्र बनाकर
उन्हें और रोचक बना देता हूँ। इन गतिविधियों से मुझे बहुत आनंद और संतोष मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अनुच्छेद लिखना है। अब अगला प्रश्न देखिए। सब दरबारियों ने बारी-बारी से यही उत्तर दिया। उपर्युक्त पंक्ति में बारी-बारी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। आप भी नीचे दिए ऐसे शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बारी-बारी शब्द जो है वो 2 बार आया है। तो उसी तरह से आपको जो नीचे शब्द दिए गए हैं, जैसे हमें दिया गया है धीरे-धीरे, तो आपको ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें धीरे-धीरे शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। धीरे-धीरे अंधेरा होने लगा। अंधेरा होने लगा। ठीक है, फिर अगला शब्द दिया गया है हमें भिन्न-भिन्न। तो भिन्न-भिन्न का क्या बना सकते हैं आप? भारत में भिन्न-भिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। ठीक है, के लोग रहते हैं। भिन्न-भिन्न यानी अलग-अलग भाषाओं के। अगला शब्द है साथ-साथ। बच्चे पार्क में साथ-साथ दौड़ रहे थे। ठीक है, फिर अगला शब्द दिया गया है बार-बार। रमेश ने बार-बार झूठ बोला। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपया जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विनम्रता दर्शाने के लिए, कि हम किसी के साथ प्यार से, प्रेम से पेश आ रहे हैं। नीचे दिए गए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। जैसे कृपया शब्द दिया गया है, तो इसका आप वाक्य बनाएंगे, कृपया मेरी मदद कीजिए। अगला शब्द देखिए धन्यवाद। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर अगला देखिए क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अगला शब्द है आपका आभार। इस कठिन समय में आपके सहयोग के लिए मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, इन वाक्यों के अलावा आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। फिर अगला प्रश्न देखिए पाठ की विशेषताएं। नीचे इस चित्रकथा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। आप भी इस पाठ्य पुस्तक में से किसी कहानी अथवा कविता की विशेषताएं लिखिए। जैसे पाठ का नाम हमें दिया गया है नकली हीरे। ठीक है, जो पाठ हम कर रहे हैं। चित्र उसमें कैसे हैं? सुंदर, रंग बिरंगे और स्पष्ट हैं। रचनाकार कौन है? नीरा बेनेगल। रोचकता कैसी है? आनंददायक। और अंत कैसा है? सकारात्मक। तो आपको इस पाठ्य पुस्तक में से जो भी पाठ आपको अच्छा लगता है उसी का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको नीम पाठ पसंद है तो आप लिख देंगे यहाँ पर नीम। ठीक है, और उसके चित्र कैसे हैं?
हरे भरे प्रकृति से जुड़े। ठीक है। और रचनाकार कौन है? हरीश निगम। ठीक है। और रोचकता कैसी है? आनंददायक और ज्ञानवर्धक। ठीक है। और अंत कैसा है? सकारात्मक। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार नीम जो है बिना स्वार्थ के दूसरों को लाभ पहुंचाता है, उसी तरह हमें भी बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है आपकी चित्रकथा। नीचे दी गई चित्रकथा के संवाद लिखिए। संवाद यानी कि बातचीत लिखिए। इसके लिए आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। मातृभाषा यानी कि अपनी मदर टंग में आप इस चित्रकथा के संवाद यानी कि बातचीत को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं। ठीक है। तो आपको बताना है कि इनके बीच क्या क्या बातचीत हो रही होगी। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है फल बेचने वाला और ये लड़का जो है इस व्यक्ति से फल खरीदने आता है। ठीक है। तो ये कहते हैं, भैया केले दे दीजिए। वो कहता है, हाँ जी, ये लो एकदम ताजे केले। फिर वो केले लेकर जाता है और रास्ते में ही केले खाने लग जाता है और खाते खाते क्या कहता है, वाह कितने मीठे और ताजे केले हैं। फिर आगे चलता है, चलो केले का छिलका यहीं सड़क पर फेंक देता हूँ। और यहाँ पर देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं कुत्ता जो है सोया हुआ है और जैसे ही वो केले का छिलका गिरता है तो कुत्ते की जो है नींद खुल जाती है। ये देखिए। ठीक है। केले के छिलके के गिरने की आवाज से कुत्ते की नींद खुल जाती है और कुत्ता जो है केले के छिलके को देखकर भौं भौं करता है। अगले चित्र में देखिए, कुत्ता जो है केले के छिलके को मुंह से उठा रहा है और ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, अरे ये कुत्ता क्या कर रहा है। फिर वो देखता है कि जो कुत्ता है वो छिलके को डस्टबिन में गिर रहा है। फिर उसे बहुत ही शर्म आती है और वो क्या कहता है, सॉरी, आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो कहने का अर्थ है, हमें कूड़ा कचरा जो है इधर उधर सड़कों पर नहीं गिरना चाहिए। स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये चित्रकथा हमें स्वच्छता के बारे में बताती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, खोजिए और आनंद लीजिए। नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों में 5 अंतर खोजिए। ठीक है। एक चित्र ये दिया गया है आपको और एक चित्र ये दिया गया है। ठीक है। तो आपको इन दोनों चित्रों में अंतर खोजना है। अब देखिए, यहाँ पर 2 पेड़ हैं और यहाँ पर केवल एक ही पेड़ है। ठीक है। तो एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा देखिए, ये बिल्ली, बिल्ली के यहाँ पर देखिए ये बो बना हुआ है और यहाँ पर नहीं है, तो 2 अंतर हो गए। तीसरा देखिए, ये पत्थर के पास ये पत्ते निकले हुए हैं और यहाँ पर नहीं है, तो तीसरा अंतर तो ये हो गया। ठीक है। अब अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर देखिए, यहाँ पर ये झोपड़ी में ये बना हुआ है और यहाँ पर नहीं बना हुआ है। ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 और 4 अंतर। अब पांचवा अंतर रह गया हमारा। तो पांचवा अंतर देखिए, ये जो लड़की है इसके यहाँ पर देखिए, इसके इस पोप में यहाँ पर स्ट्रिप बनी हुई है और यहाँ पर नहीं है, तो पांचवा अंतर ये हो गया हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छिपे हैं, खोजकर लिखिए। ठीक है। तो ये चित्र देख रहे हैं आप, तो इनमें हमें 5 शब्द ढूंढने हैं इन चित्रों में। तो ये देखिए, पहले चित्र में देखिए जांच, यहाँ देखिए ईमानदारी, यहाँ देखिए हीरा, यहाँ पे राजा और चुप।
तो ये सभी शब्दों को आप यहाँ पर लिख देंगे। जांच, ठीक है, ईमानदारी, चुप, हीरा और राजा। अगला प्रश्न देखिए पुस्तकालय से। क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है? यदि हाँ, तो अपने सहपाठियों को उसके विषय में बताइए। हाँ, मैंने पंचतंत्र की चित्रकथा पढ़ी है। इसमें जानवरों की कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती है। यह चित्रों के कारण बहुत रोचक लगती है और हमें सच्चाई, बुद्धिमानी और दोस्ती का महत्व समझाती है। फिर अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने सहपाठियों के साथ पढ़िए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, मैंने पुस्तकालय से अकबर बिरबल की चित्रकथा पढ़ी। इसमें बिरबल अपनी बुद्धि और चतुराई से कठिन समस्याओं का हल निकालते हैं। यह कहानी हास्य और शिक्षा दोनों देती है। हास्य यानी हंसी मजाक और शिक्षा दोनों देती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं। आपको पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में से कोई अन्य चित्रकथा को ढूंढना है और उसे अपने सहपाठियों के, अपने क्लासमेट के साथ बैठकर पढ़ना है। यहाँ पाठ के अंत में एक छोटी सी कविता दी गई है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। हवा और धूल। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी। उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गई धूल के नीचे। धूल खोजती आंखें मीचे, दाएं बाएं आगे पीछे। हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल धप से नीचे आई। धूल की आंख में धूल झोंककर हवा हो गई हवा हवाई। और इस कविता को लिखा है श्याम सुशील जी ने। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।